Hello, this is Shirin Khan. Welcome to my channel English Connect. Today's topic explanation of poem 2.7 She Walks in Beauty by George Gordon Byron. ये पोयम 3 पार्ट्स में ली जाएगी। पार्ट 1 में हम इस पोयम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पार्ट 2 में ब्रेनस्टॉर्मिंग में जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं वो डिस्कस करेंगे। एंड इन पार्ट 3 वी विल डील विद द फिगर्स ऑफ स्पीच इन द पोयम। जितने फिगर्स ऑफ स्पीच है वो देखेंगे एंड द अप्रिशिएशन ऑफ दिस पोयम। So keep watching. If you watch all the 3 videos, I don't think there would be any doubt regarding this poem. तो आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे इंग्लिश टेक्स्ट बुक की पोएम नंबर 2.7 शी वॉक्स इन ब्यूटी। सबसे पहले इस पोएम के पोइट के बारे में जान लेते हैं। पोइट है जॉर्ज गॉर्डन बायरन, जिन्हें लॉर्ड बायरन के नाम से भी जाना जाता था। बायरन बहुत ही फेमस इंग्लिश रोमांटिक पोइट थे। साथ ही ये पोइट ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में पढ़े हैं। बायरन का सबसे पॉपुलर कंपोजिशन है चाइल्ड हैरोल्ड्स पिलग्रिमेज। अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कहना चाहूँगी कि हमें हर पोइट के बारे में एटलीस्ट 1 से 2 पॉइंट पता रहने चाहिए, क्योंकि जब हम पोइटिक अप्रिसिएशन लिखते हैं तो वहाँ अगर हम पोइट के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं तो इट क्रिएट्स एन इम्प्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम में ये पोएम पोइटिक अप्रिसिएशन के लिए आती है तो you can write that this poem is written by George Gordon Byron, who was an English romantic poet as well as a satirist. अब जब आपका पेपर चेक होता है ना तो पेपर के वैल्यू पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। Okay, so now let's come straight to the poem. The title She Walks in Beauty itself gives an idea about the subject or the theme of the poem. टाइटल में she और beauty इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि पोएम में किसी लड़की की ब्यूटी खूबसूरती के बारे में बात हो रही है। अब यहाँ ब्यूटी से मतलब सिर्फ बाहरी सुंदरता खूबसूरती नहीं है, पर अंदरूनी खूबसूरती जो कि अच्छे विचारों से, थॉट्स से, अच्छे कामों से आती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आई शैल फर्स्ट रीड 2 lines एंड देन एक्सप्लेन। शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टारी स्काइज। शी वॉक्स इन ब्यूटी में वॉक्स ये वर्ड दर्शाता है मूवमेंट, हलचल, मतलब जिसकी ब्यूटी की बात की जा रही है वो चलती फिरती जीती जागती लड़की है। यहाँ पोएट वॉक्स इस वर्ड को यूज करके ये बताना चाहते हैं कि वो किसी लड़की के पोर्ट्रेट या फोटो में दिख रही सुंदरता की बात नहीं कर रहे हैं। ये उनके सामने चलती फिरती लड़की है। इस लड़की की ब्यूटी को कंपेयर किया जा रहा है रात से। थोड़ा अजीब है क्योंकि लड़की को जनरली कंपेयर किया जाता है कमल से, गुलाब से। और रात भी कैसी रात? ऐसी रात जहां आसमान पर बादल नहीं है, क्लाउडलेस, पर उसी आसमान पर तारे टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टारी स्काइज। स्टारी स्काइज का मतलब तारों से भरा हुआ आसमान। अब यहाँ स्टारी स्काइज में पोएट ने एक कॉन्ट्रास्ट यूज किया है। चूंकि रात है तो स्काई डार्क कलर का है, जबकि उस पर जो स्टार्स है वो ब्राइट है। डार्क एंड ब्राइट के बीच का कॉन्ट्रास्ट बताया गया है। नाउ नेक्स्ट line 3 and 4. And all that's best of dark and bright meet in her aspect and her eyes. Dark and bright, अंधेरे और रोशनी, इस चीज को अगेन यहाँ रिपीट किया गया है। इन दोनों की सबसे अच्छी बात, सबसे खूबसूरत बात उस लड़की की एस्पेक्ट फीचर्स में दिखाई देती है। फीचर्स मतलब चेहरे पर जो आँख, नाक, माथा, ये सब चेहरे के फीचर्स है। फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन्स की तरह ही इन लाइन्स में भी कॉन्ट्रास्ट डार्क एंड ब्राइट यूज किया गया है। उस लड़की का चेहरा, स्पेशली उसकी आंखों में एक तरह से डार्क एंड ब्राइट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। लाइन्स 5 and 6. Thus my lord to that tender light which heaven to gaudy day denies. उस लड़की की तारीफ करते हुए पोएट कहते हैं कि उस लड़की की ब्यूटी में एक परफेक्ट बैलेंस दिखाई देता है। अब वो परफेक्ट बैलेंस क्या है? ना तो वो रात की तरह डार्क है और ना ही वो दिन की तरह बहुत ब्राइट है। अगर आप देखें तो कोई भी ब्राइट चीज जो होती है ना वो आंखों को चुभती है, जबकि डार्क में डलनेस होती है। बट यहाँ पर डार्क और लाइट दोनों के कॉम्बिनेशन से एक
टेंडर लाइट बनता है जिसे हल्की रोशनी कहते हैं, और वही टेंडर लाइट उस लड़की के चेहरे पर दिखाई देता है। यहाँ मेलोड वर्ड का मतलब होता है सॉफ्ट होना। डार्क एंड ब्राइट दोनों ही सॉफ्ट हो जाते हैं, और यहाँ हेवन से मतलब है नेचर या गॉड। वो हल्की रोशनी जो उस लड़की के चेहरे पर है, प्रकृति गॉड ने उस ब्राइट डे को भी नहीं दिया है, उसे भी डिनाई कर दिया है। डिनाई का मतलब होता है नकार देना, मना करना। तो जो नेचर ने दिन को भी नहीं दिया है, वो हल्की सी रोशनी, वो टेंडर सा लाइट इस लड़की के चेहरे पे दिया है। हमें वो टेंडर लाइट उस लड़की के चेहरे पर दिखाई देता है, जो कि उसकी उस खूबसूरती को बढ़ाता है। Okay, so let's move forward. One shade the more, one ray the less, had half impaired the nameless grace. इस लड़की की ब्यूटी इतनी बैलेंस्ड है कि अगर एक शेड थोड़ा ज़्यादा या एक शेड थोड़ा कम हो जाता तो उस बेनाम खूबसूरत लड़की की ब्यूटी बिगड़ जाती। यहाँ नेमलेस ग्रेस उस लड़की को कहा गया है, चूँकि पोएट उस लड़की को नहीं जानते, उसका नाम नहीं जानते, इसीलिए उसे नेमलेस ग्रेस कहा जा रहा है। ग्रेस का मतलब होता है ब्यूटी, इम्पेयर का मतलब बिगड़ जाना। या इसे हम एक अलग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी डिश में अगर नमक थोड़ा कम हो जाए या फिर थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो जिस तरह से उस डिश का टेस्ट बिगड़ जाता है, उसी तरह से राइटर यहाँ कहते हैं कि इस लड़की की ब्यूटी में एक शेड अगर थोड़ा ज़्यादा हो जाता या थोड़ा कम हो जाता तो उस लड़की की ब्यूटी बिगड़ जाती। नेक्स्ट लाइन्स, विच वेव्स इन एवरी रेवन ट्रेस और सॉफ्टली लाइटन्स ओवर हर फेस। आगे पोएट उसके काले बालों को कंपेयर करते हैं क्रो के पंखों से। रावण का मतलब होता है क्रो, कौवा। उसके यही काले बाल बहुत ही हल्के से वेव्स की तरह, लहरों की तरह उसके चेहरे पर धीरे धीरे गिरते रहते हैं, जिससे उसकी सुंदरता और निखर जाती है। नेक्स्ट लाइन्स, वेयर थॉट्स serenely sweet express how pure, how dear their dwelling place. dwelling place मतलब रहने की जगह। हमारे रहने की जगह जैसे घर होता है, ऐसे ही हमारे थॉट्स, विचारों के रहने की जगह है हमारा माइंड। पोएट कहते हैं कि उसके जो थॉट्स हैं बहुत ही काम है, शांत है, और इन्हीं शांत विचारों को उस लड़की का चेहरा बहुत ही स्वीटली एक्सप्रेस कर रहा है। पोएट कहते हैं कि जब थॉट्स इतने अच्छे हैं तो सोचो इन थॉट्स के रहने की जगह यानी उसका माइंड कितना प्योर, पवित्र होगा, कितना अच्छा होगा। इन लास्ट की 2 लाइन्स से पोएट उसकी इनर ब्यूटी बताना चाह रहे हैं। ये लड़की की सिर्फ आंखें, चेहरे, बाल यही खूबसूरत नहीं है, बट उसके विचार, उसके थॉट्स भी सुंदर है। मतलब वो एक्सटर्नली ही ब्यूटीफुल नहीं है, बट इंटरनली भी, अंदर से भी वो बहुत खूबसूरत है। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड स्टैंजा। And on that cheek and oh that brow, so soft, so calm yet eloquent. इस स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि उस लड़की के गालों पर और माथे पर, यहाँ ब्रो का मतलब हो गया माथा, माथे पर हमेशा सॉफ्टनेस और कामनेस दिखाई देती है। अब सबको ये पता होगा कि हम जब गुस्सा होते हैं तो वो गुस्सा हमारे चेहरे पर दिखाई देता है, हमारी आईब्रोज भौएं चढ़ जाती है, माथे पर लाइंस दिखाई देती है, पर उस लड़की का चेहरा हमेशा शांत दिखाई देता है। मतलब उस लड़की का नेचर बड़ा ही शांत है और बहुत ही पीसफुल है। नेक्स्ट लाइन्स, द स्माइल्स दैट विन, द टिंट्स दैट ग्लो, बट टेल ऑफ डेज इन गुडनेस स्पेंट। उसकी स्माइल ऐसी है जो लोगों के दिल जीत लेती है, और उसकी इस स्माइल से उस लड़की का चेहरा ग्लो करता है। अब ग्लो का मतलब तो सबको पता ही होगा। ग्लो यानी चेहरे पर जो चमक होती है उसे ग्लो कहा जाता है। उस लड़की की स्माइल, उसके चेहरे का ग्लो ये बताता है कि उसने अपने बीते हुए दिन अच्छे कामों में बिताया है, और यहाँ अच्छे कामों से मतलब है दूसरों की हेल्प करना, गाइड करना। एक तरह से ये लाइंस भी उस लड़की की इनर ब्यूटी पर हमारा ध्यान खींचती है। नेक्स्ट लाइंस, अ माइंड एट पीस विथ ऑल बिलो, अ हार्ट हुज लव इज इनोसेंट। उस लड़की का जो माइंड है वो बहुत ही शांत रहता है, काम रहता है। एक तरह से वो बड़े ही सुकून में रहती है, बड़े ही पीसफुल्ली रहती है। क्यों? क्योंकि उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है या किसी के बारे में गलत नहीं सोचा है।
ऑलरेडी सेकेंड स्टैंजा में पोएट हमें बता चुके हैं कि उसके चेहरे से उसके शांत स्वभाव का हमें पता चलता है। उसका दिल बहुत ही प्यार से भरा हुआ है और वो प्यार बहुत ही इनोसेंट है, मासूम है। मतलब कि वो किसी से प्यार इसीलिए नहीं करती क्योंकि उसे अपना काम कराना होता है या उसका अपना कोई फायदा होता है। उसका नेचर ही है सबके साथ प्यार से रहना, अच्छे से रहना। सो जितनी खूबसूरत वो लड़की बाहर से है उतनी ही ब्यूटीफुल वो अंदर से भी है, उसके विचार भी उतने ही ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पोइट ने सिर्फ उसके बालों की खूबसूरती और उसके फीचर्स की खूबसूरती ही नहीं बताई है, पोइट ये भी बताना चाह रहे हैं कि उसका दिल भी जो है वो भी बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, क्योंकि वो लोगों के बारे में भी अच्छा सोचती है और अच्छाई में विश्वास रखती है, सबका भला करती है। So this is the end of third stanza. Now as you can see in the entire poem, the poet admires the effortless harmony of a woman's beauty. पूरी पोएम में पोएट बताते हैं कि उस लड़की की सुंदरता में लाइट एंड डार्क का परफेक्ट बैलेंस है। इस पूरी पोएम में पोएट कहीं भी ये नहीं कहते हैं दैट ही इज इन लव विथ हर, बट हमें ये समझ में जरूर आता है कि पोएट उस लड़की की तरफ आकर्षित है क्योंकि वो कंटिन्यूअसली उस लड़की के आंखों की, बालों की, उसकी सुंदरता की बात करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट the poem She Walks in Beauty, where the poet has admired an unknown nameless girl. I hope you understood the poem. Please go and listen to the explanation again and again. Even after that, if you have any doubts, please comment in the comment box. I shall try to clear your doubts. Thank you.